नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के अखाड़े में घंटी बस बजने ही वाली है, जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है। लेकिन दिग्गजों के दांव पेंच जमकर दिख रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए नित नए पैंतरे अपना रहा है। खासकर दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता इस फिराक में हैं कि सामने वाले की कमजोर नब्ज पकड़ी जाए और उनका पक्ष जरा मजबूत हो जाए। सियासत के खेल में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हर कोई नए पैंतरे अपना रहा है। एक दूसरे पर पैनी नजर रखी जा रही है और इन्हीं सबको पिरो कर लाते हैं हम आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं खास पेशकश उपचुनाव का रण। तो इस खास पेशकश की शुरुआत एक खास खबर से करेंगे, अहम खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कल का दिन अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन यानी 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक के बाद उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। इसलिए कल का दिन एमपी की 28 और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव के लिहाज से अहम है। तो चुनाव आयोग की बैठक कल होने जा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उपचुनाव को लेकर यह बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद तारीखों की घोषणा होगी। बड़ी खबर, एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और छत्तीसगढ़ में भी मरवाही सीट पर उपचुनाव होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अशरफ काजमी जुड़ चुके हैं। अशरफ, चुनाव आयोग की बैठक कल है, क्या कल एक खुशखबरी मिल सकती है? तारीखों का ऐलान हो सकता है उपचुनाव के लिए? बिल्कुल कमरुद्दीन, अगर कल सब कुछ ठीक ठाक रहा और बैठक में किसी को कोई राज्यों के सीईओ या मुख्य सचिव को कोई आपत्ति नहीं होगी तो कल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए वो सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। करीब मध्य प्रदेश की तो करीब 27 से 28 सीटों पर चुनाव होना। इसके अलावा पूरे देश में करीब 65 से 67 सीटों पर चुनाव होगा। एक लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। क्योंकि कुछ राज्यों ने आपत्ति लगाई थी कि कोरोना काल में चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने समीक्षा करने की मांग की थी। इसी वजह से कल दोबारा समीक्षा बैठक की जा रही है और उसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या कोरोना काल में उपचुनाव करा सकते हैं या नहीं। तो जो भी होगा कल फैसला हो जाएगा कि कितनी सीटों पर और किन किन तारीखों में चुनाव कराए। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के साथ साथ कम से कम नतीजे आ जाएंगे। अगर उन तारीखों में चुनाव नहीं होगा लेकिन नतीजों का जो तारीख होगी वो 10 नवंबर ही होगी और दिवाली से पहले स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन जीता कौन हारा और जो शिवराज सिंह सरकार है उसका भविष्य क्या होगा। ये कांग्रेस जो दावा कर रही है वापसी का, उसकी स्थिति क्या होगी। वो सब परिस्थिति 10 नवंबर तक संभावना है कि साफ हो जाए। कल जब बैठक होगी तो उसके बाद हो सकता है शाम को चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया जाए कि हम किन तारीखों में चुनाव करा रहे हैं। खबरुद्दीन, अशरफ, आपने कहा कि चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। पार्टियां कितनी तैयार हैं इस उपचुनाव को लेकर? देखिएगा कमरुद्दीन, खास करके अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दोनों पार्टियां तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारी का अंदाजा कि कांग्रेस ने तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है 28 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जबकि भाजपा का अघोषित रूप से सब लोग जानते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने अभी तक एक भी सीट के उम्मीदवार नहीं किए हैं आधिकारिक रूप से, लेकिन अघोषित रूप से ये बिल्कुल साफ है जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई थी, उन्हीं बिल्कुल ऐसे 25 लोग हैं। ऐसे 25 लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। इधर उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। मंत्री उषा ठाकुर के विवादित बयान की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की, साथ ही मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। आपको बता दें कि मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रद्रोही तक बता दिया। मंत्री ने कहा कि यह देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी में हैं और जो राष्ट्रवाद से दूर हैं वो लोग कांग्रेस के साथ हैं। उषा ठाकुर के
विपक्ष को देशद्रोही बताने पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। पटवारी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है और उषा ठाकुर के बयान से बीजेपी की मंशा साफ जाहिर हो रही है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही हो। हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं, हम विधायक सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 28 उपचुनावों के संदर्भ में कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही कार्यक्रम के आहट के साथ ही भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा के नेताओं के द्वारा धर्म के नाम पर राजनीति का प्रयास किया जा रहा है। पहले राम मंदिर के नाम पर बयानबाजी होती रही, रैलियां निकाली जाती रही और आज प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा, जिनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि है, उनके द्वारा कहा है कि ये चुनाव इस समय देशवाद का एक चुनाव है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और जो कांग्रेस के साथ है वो देशद्रोही रहेंगे। इससे साफ है कि ये अलगाववाद पैदा करना चाहती है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। इनकी हमने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा जाए और इनको मंत्रिमंडल से हटाने तत्काल हटाया जाए। उषा ठाकुर जी ने पहले जैश को आतंकवादी संगठन बताया था, ये विपक्ष को अब देशद्रोही बता रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी हथियाने वाली विचारधारा, जिसने कभी देश की आज़ादी में चीटी उंगली तक न कटाई, आज तक कोई इतिहास में इनकी जगह ही नहीं है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। शरद, ये बयान काफी सुर्खियों में है आज उषा ठाकुर का, जिस तरह से बता रही हैं कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि जो लोग कांग्रेस के साथ हैं वो देश विरोधी हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है क्या? बीजेपी इस बयान के साथ सहज महसूस कर रही है या फिर आगे कोई नोटिस इन्हें दिया जाएगा? पहली बार मंत्री बनी है मऊ से विधायक। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है मंत्री बनी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया हो। इससे पहले आपको याद हो तो महू में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने जो आदिवासी संगठन है जैश, उसको देशद्रोही करार दे दिया था। हालांकि बाद में जब विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा तो फिर उषा ठाकुर को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन सबने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और विधानसभा का एक दिन का सत्र जो 21 तारीख को हुआ था उसमें विधानसभा के अंदर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल ने ये मुद्दा उठाया। फिर उसके बाद में बाहर आके खुद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और जैश के नेता अब कांग्रेस के विधायक हो गए हीरालाल अलावा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने वहां पर धरना दिया था। तो उषा ठाकुर ने पहले तो अपने बयान पे माफ़ी मांग ली थी, लेकिन अब आज उन्होंने जो बयान दिया है वो भी कहीं ना कहीं एक बार फिर विवादों की वजह बन गया है। और राजनीति में इस तरीके के बयान देना चुनाव से पहले कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार नेताओं को ये सारे विषय इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों लगते हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी गंगा बीजेपी के अंदर बह रही है कि उसमें आते ही हर व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस में 2 दिन पहले तक रहा हो, वो आते ही 2 घंटे बाद बीजेपी में जो राष्ट्र भक्त हो जाता है और जो नहीं आता है वो राष्ट्रद्रोही साबित हो जाता है। तो ये कौन सी गंगा है, ये उषा ठाकुर शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। निश्चित तौर पर राजनीति में इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चुनाव में इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल होता है। संभव है कि जनता भी इसको देख रही होगी और बीजेपी, हालांकि अभी तक कोई बयान अधिकृत तौर पर आया नहीं है, लेकिन हाँ, इससे पहले जब उषा ठाकुर ने इसी तरीके का एक बयान जैश को लेकर दिया था तो फिर बाद में उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। शरद, क्या आगे, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी इस पर विरोध जताया है, आपत्ति जाहिर की है, जीतू पटवारी ने पलटवार किया है, चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही जा रही है, क्या आगे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यहाँ तक बात हो रही है कि अब इन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए? देखिए, कांग्रेस है, स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस को तो पहली नज़र में ही उनको जेल में डाल देना, मंत्रिमंडल से बाहर कर देना, इस तरीके की बातें हैं। सियासी तौर पर ये कांग्रेस की मांग हो सकती है, वो स्वतंत्र है इस तरीके की मांग करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई हो ही जाएगी। ऐसा आमतौर पर कभी होता नहीं है, चाहे फिर ये नेता कोई कांग्रेस का ही होता या बीजेपी का है, तो सामने है ये बातें।
ये बात और है कि चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, हालांकि अभी आचार संहिता प्रभावी नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग इस बयान को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या उनको नोटिस जारी किया जाता है, फिर उनसे जवाब मांगा जाता है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो मंत्री इमरती देवी ने भी एक बयान दे दिया था कलेक्टरों को लेकर के, कलेक्टर सीट जिता देते हैं, तो फिर चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और उनको नोटिस जारी किया था। तो अब देखना होगा कि उषा ठाकुर के मामले में जो शिकायत कांग्रेस की ओर से की गई है उसको आयोग कितनी गंभीरता से लेता है। और बिल्कुल बिल्कुल शरद, और ये भी देखना होगा कि जो पहले वाला बयान था, आपने बताया कि जैस को लेकर जो दिया था उस पर माफी मांगी थी, इस वाले बयान पर भी नजर रहेगी कि माफी मांगती हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एमपी में बीजेपी पूरी तरह से उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक पार्टी की तरफ से 25 से 27 सितंबर के बीच महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें 28 सीटों पर मतदाताओं से मुलाकात की गई। करीब 6000 बूथों तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान करीब 11 लाख लोगों से संपर्क किया गया। अब बीजेपी 2 से 15 अक्टूबर के बीच 127 मंडलों में बीजेपी संपर्क करने की तैयारी करेगी। के माध्यम से हम लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं सभी 28 विधानसभाओं में। आगामी कार्यक्रम की दृष्टि से आगामी 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती के अवसर से 15 अक्टूबर तक सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो 127 मंडल हैं, सभी 127 मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन होंगे। सम्मेलन में हमारे बूथ के सभी बूथ कमेटी, बूथ के हमारे पेज प्रमुख, बूथ के सभी हमारे मोर्चों की कमेटियां, इस श्रेणी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत उम्मीदवारों का चयन होता है। राज्य की चुनाव समिति उम्मीदवारों के नामों को प्रस्तावित करती है, जिससे संसदीय बोर्ड फाइनल करता है। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी चयन होता है। राज्य की चुनाव समिति नामों की रिकमेंड करती है। यहाँ से पैनल केंद्रीय जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसको नाम भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से नाम तय होते हैं। देखिए और अब बात मुरैना की, जहां उपचुनाव को लेकर जारी की गई कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आते ही बगावत के शुरू हो चुके हैं। जौरा उम्मीदवार पंकज उपाध्याय का कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। इधर उपचुनाव से पहले अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण पर सियासत शुरू हो चुकी है। विधानसभा में मंत्री मोहन यादव के जवाब पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार की अतिथि विद्वानों को नियमित करने की मंशा ही नहीं है। मैं हमेशा से कहता था कि भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय है। मैं हमेशा कहता था शिवराज जी और झूठ दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अतिथि विद्वानों की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 9 मार्च तक कंप्लीट कर ली थी। केवल उनको आमंत्रण पत्र देना था, तो ये विभागीय मंत्री झूठ बोल रहे थे। फिर मैं हमेशा कहता था कि हमारे वचन पत्र में नियमितीकरण का हमने कोशिश की थी, उसकी प्रक्रिया को हम अपना रहे थे। तो ये लोग वचन नहीं पाला, ये अतिथि विद्वानों की और अतिथि शिक्षकों की मैं लड़ाई लड़ूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, वो मौन हो गए थे लोकतंत्र की हत्या करके, सरकार गिरा के। आज स्पष्ट हो गया इस प्रश्न के उत्तर से कि कमलनाथ जी सही थे। कमलनाथ जी ने अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों के लिए जो योजना
बनाई थी, जिसका वादा किया था, उसको पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही थी। ये मैं मानता हूं उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। तो उपचुनाव से पहले किसान बिल पर सियासत तेज हो गई है। किसान बिल के विरोध में जबलपुर के बरगी से विधायक संजय यादव ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक का कहना था कि तीनों बिल जो राष्ट्रपति ने पास किए हैं वो किसान विरोधी हैं। तो उपचुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कार्यक्रम के दौरान एक युवक को चप्पल पहनाई। बताया जाता है कि इस युवक ने पानी समस्या को लेकर मंत्री के साथ चप्पल पहनना छोड़ दिया था। चुनाव के रण में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। संगीत जगत की जीवित की विदंती बन चुकी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है और वह आज 91 साल की हो चुकी हैं। भारत समेत दुनिया में लता जी के करोड़ों चाहने वाले हैं। लता जी के एक फैन हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की आमला तहसील के रहने वाले मदन लाल गुगनानी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लता जी के गीतों का कलेक्शन करने में गुजारी है। इनके पास लता जी के सुरीले गीतों से भरे 2000 से ज्यादा ऑडियो कैसेट और 1400 से ज्यादा डीवीडी का कलेक्शन है। लेकिन मदन लाल की मन्नत तो तब पूरी हुई जब 13 साल पहले उनकी मुलाकात लता जी से उनके मुंबई स्थित घर पर हुई और लता जी ने उन्हें साईं बाबा के भजनों की एक डीवीडी उपहार में दी। 1 घंटा 40 मिनट हमारी मुलाकात की। हाँ, उनने जिस पेन से दस्तखत की थी वो पेन मुझको दिया। उनका एक रुमाल मैंने ले लिया और मैंने उनको कहा कि दीदी आपके लिए सब लोग लेकर आते हैं प्राइम, आप मुझको कुछ दीजिए। तो उनने ये उनकी पर्सनल यूज़ वाली मराठी की ये डीवीडी है, ये उनने मुझको दी। मेरे को 2 थी, उषा मंगेशकर जी ने उठा के ला कर दी और मराठी में उनको बताया कि ये 2 ही बची हैं। तब उनने उनको कह दिया कि नहीं ये दोनों दे दो। तो एक देशराज जी को दिया उनने, मेरे जवाई को, और एक ये मेरे को दिया। ये उनकी खुद की पर्सनल सुनने वाली सीडी है जो मेरे पास है। बड़े फख्र से बता रहा हूँ आपको। साल 2008 में अचानक वो पल आ गया और मदन लाल को जाने माने फिल्म समीक्षक आजाद शत्रु के साथ मुंबई में लता जी से मिलने का मौका मिला। केवल मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि लता जी ने मदन लाल को तोहफा भी दिया, जो आज मदन लाल के लिए एक बहुमूल्य धरोहर बन गई है। मदन लाल गुगनानी ने बचपन से अब तक लता जी के गीतों की एक पूरी लाइब्रेरी तैयार की है। इस लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा ऑडियो कैसेट, 1400 से ज्यादा डीवीडी और 300 से ज्यादा वीडियो शामिल है। मदन लाल का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब वो लता जी के गीत ना सुने। मदन लाल के मुताबिक जिस दिन वो लता जी के घर गए थे उसी दिन लता जी ने उनकी पत्नी और बेटी से फोन पर बात की थी और सभी का हाल चाल पूछा था। कलेक्शन में सीडी है, डीवीडी वगैरह और वीडियो कैसेट के भी हैं। उसमें भी अधिकांश सब लता जी के ही बारे में ज़्यादा है। कितनी देर गाने सुनते हैं रोज आप? वैसे तो दुकानदार हूँ, बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन जितना भी समय मिलता है मैं और कहीं घूमने जाता नहीं हूँ, कुछ नहीं है। जितना मेरे दिनचर्या है दुकानदारी और गाने सुनना। दुकानदारी करते करते रेडियो पे गाने सुनता रहता हूँ और दुकान बंद होने के बाद में अपने माध्यम से सीडी प्लेयर थे तो सीडी प्लेयर पे सुनता रहता हूँ। जब तक नींद नहीं आती तब तक गाने चलते रहते हैं। आज भी मोबाइल का ज़माना है, नींद आते तक गाने सुनता ही रहता। बस जैसी घंटी बजी फ़ोन उठाया, हमको लगा कि इनने लगाया होगा फ़ोन, वहाँ गए वाले थे ना, और वहाँ पे आवाज़ आई लता की, तो उनसे नमस्ते नमस्ते किया। पर उस समय तुरंत एकदम से बोलना नहीं हो रहा था, जैसे बहुत खुशी हो जाती है ना। फिर अपने आप को संभाल के उनसे पूछा आप कैसे, उनकी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं रहती, उसके बारे में भी पूछा। फिर बेटियाँ सामने सहेली के यहाँ बैठी थी, उसको भी बुलाया। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जिस ज़माने में सिर्फ कैसेट ही हुआ करते थे, इन्हें कराची पाकिस्तान तक से भी लोगों ने, जो आमला में रहने वाले हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बुलवाकर कराची पाकिस्तान से इन्हें गाने मुहैया करा। लता जी का ऐसा कोई गीत नहीं जो मदन लाल के कलेक्शन में नहीं है। दूसरे देशों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने भी उनके लिए लता जी के गीतों के कलेक्शन भेजे हैं।
यहाँ तक कि पाकिस्तान के कराची से भी उनके पास ऑडियो कैसेट आ चुके हैं। ऋषि नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। तो दीदी के सबसे बड़े फैन से हमने आपको मिलवाया, मदन लाल जी से, और उनकी खासियत भी आपने सुनी कि उनको जब भी वक्त मिलता है वो लता जी के ही गाने सुनना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पास ये संगीत का धरोहर है, भारत रत्न स्वर कोकिला लता जी आज भी हमारे बीच हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। 91 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और उनके गीत कई पीढ़ियों ने सुना है और आज भी उनके गाने लोगों को पसंद आते हैं। टीकमगढ़ के खेरा गांव के पास आज एक 10 फीट लंबा अजगर मिला है। जैसे ही गांव के लोगों ने इस अजगर को देखा तो लोग दंग रह गए और तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि यह अजगर किसी जंगली जानवर को निगल कर खा गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया, आप देख पा रहे हैं, और गांव के पास ही ये अजगर मिला है और बताया जा रहा है कि ये किसी जानवर को निगल गया था, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहा है। तो अजगर मिलने से टीकमगढ़ में सनसनी फैली थी। हालांकि जो रेस्क्यू टीम थी वो यहाँ मौके पर पहुंची और इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। ये अजगर किसी जंगली जानवर को निगल गया था और आप इसके शरीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसीलिए वो हिल डुल नहीं पा रहा था और इसीलिए इसको पकड़ने में आसानी भी हुई। तो ये हैरत अंगेज खबर आप देख रहे हैं। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा ये अजगर है। वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया है। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।